to my YouTube channel. This is Sungal Nas. Today we will discuss about communication disorder. Disorder की बात है तो डेफिसिट होगा या फिर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी। और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स हैं या वो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ना सिर्फ एक बंदे की कम्युनिकेशन, उसकी रिटन और वर्बल लैंग्वेज, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो स्पीच है वो भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। इट इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू comprehend, detect और apply language and speech to engage in discourse effectively with others। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो किसी चीज को comprehend कर पाए, कुछ अंडरस्टैंड कर पाए, कुछ आइडियाज को, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की बात करते हैं तो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दोनों की ही बात कर रहे हो, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को ठीक से समझा पाए या फिर दूसरे बंदे की बात को सही से समझ पाए, ये भी कम्युनिकेशन है। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, द फर्स्ट टाइप इज मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। यहाँ पे रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दोनों तरह से अफेक्ट होगी, यानी किसी को समझा पाने की सलाहियत और किसी को समझ पाने की सलाहियत दोनों बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगी। सेकेंड टाइप इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें अपनी बात दूसरे बंदे तक इफेक्टिव वे में ना कर पाना। थर्ड टाइप इज स्पीच साउंड डिसऑर्डर, साउंड की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, साउंड की टोन में प्रॉब्लम, वॉइस में प्रॉब्लम, फ्लुएंसी में प्रॉब्लम, ये तमाम चीजें स्पीच साउंड डिसऑर्डर का हिस्सा है। फोर्थ टाइप इज चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, तो हम स्टटरिंग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है फ्लुएंसी में, लेकिन एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जब इसका ऑनसेट एडल्टहुड हो तो वहां पे हम इसको कहेंगे एडल्टहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। टाइप इज सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा अपनी बात को ठीक तरह से कोहेरेंट वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसी को प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। लास्ट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में हम यही देखेंगे कि एक बंदे की रिटन, उसकी साइन, उसके वर्बल, नॉन वर्बल जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो कितनी हद तक अफेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, फर्स्ट कॉज है हियरिंग इम्पेयरमेंट। एक बंदा अगर ठीक तरह से सुन नहीं पा रहा तो उसको बोलने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। सेकंड कॉज इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कोई भी न्यूरोलॉजिकल सॉफ्ट साइंस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट किए हुए वो उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी ही। थर्ड कॉज इज ब्रेन इंजरी, TBI भी हो सकती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और नॉर्मल ब्रेन इंजरी भी लैंग्वेज इंपेयरमेंट या फिर कम्युनिकेशन इश्यूज की तरफ लीड करती है। फोर्थ कॉज इज वोकल कॉर्ड इंजरी, तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि अगर वोकल कॉर्ड डैमेज होगा तो ऑब्वियसली जो है वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में स्पीच साउंड इश्यूज आ जाएंगे और साथ साथ जो है वो कम्युनिकेशन तो फिर अफेक्ट होगी। फिफ्थ कॉज इज ऑटिज्म, अगर एक चाइल्ड ऑटिस्टिक है या वो ऑटिज्म से डायग्नोज हो चुका है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर सोशो इमोशनल रेसिप्रोसिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू सोशलाइज, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा ही। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक बच्चा ऐसा है जिसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, जिसके एडॉप्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम, ऑब्वियसली उसके कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे। नेक्स्ट इज ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज भी लीड करता है टू कम्युनिकेशन इश्यूज। फिजिकल अब्यूज भी लीड करता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तरफ, और इसी के साथ साथ जितने भी कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होंगे, चाहे वो इमोशनल हैं या जो साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, वो भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तरफ लीड रही होती हैं। नेक्स्ट कॉज इज डेवलपमेंटल ऑर्डर एंड द लास्ट वन इज रिसेप्टिव लैंग्वेज इंपेयरमेंट। ये वो तमाम कॉजेज हैं जो कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तरफ लीड करती हैं, और हमारे अंदर नंबर ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो है वो इधर के वो लैंग्वेज के हो या वो स्पीच साउंड के हो या फिर वो सिंपल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज डिसऑर्डर और लैंग्वेज इंपेयरमेंट क्या है? ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक बंदा जो है ना वो लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन जो भी है, यानी जो उसकी लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम, यानी कि उसके पास वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, लेकिन वो उसको किस तरह से यूज करना है उसको नहीं आइडिया होगा, यानी उसके जो सेंटेंस होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे, वो ठीक तरह से सेंटेंसेस को नहीं बोल पा रहा होगा। If we talk about types of communication disorder, the first type is language and listening disorders। ये ADD related language और listening disorders हैं। सेकंड टाइप है एप्रेक्सिया, थर्ड टाइप इज आर्टिकुलेशन या फिर फोनोलॉजिकल डिलेज, फोर्थ टाइप इज ऑटिज्म और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, द फिफ्थ टाइप इज लिस्पिंग। लिस्पिंग बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें एक बंदे की जो है वो स्पीच डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, और अगर वो बोल भी रहा है तो वो बिल्कुल जैसे टी और जी की जो वॉइसेस हैं उसको वॉइसलेस पड़ेगा, मतलब उसको वो प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टाइप इज डिसलेक्सिया, इसको भी ये लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, और ये भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की एक टाइप है। अदर देन दिस
हम लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ेंगे, स्पीच साउंड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम स्टटरिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो ये तमाम जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की टाइप। इफ वी टॉक अबाउट द साइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, तो साइन और सिम्टम्स में सबसे पहले तो ये कि उन्हें लफ्ज अदा करने में प्रॉब्लम होगी, एक सिंगल वर्ड कहने में भी उनको बहुत ज्यादा आप कह लें कि स्ट्रगल की जरूरत होगी। सेकंड इसका साइन एंड सिम्टम ये हो सकता है वो बार बार वर्ड्स को रिपीट करेगा या फिर पार्ट ऑफ वर्ड रिपीट करेगा। थर्ड है इन शॉर्ट फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस, मतलब बोलेगा तो रुक रुक के बोलेगा, सेंटेंस को भी वो बिल्कुल जो है वो तोड़ फोड़ के बोलेगा। और इसके अलावा अगर वो लफ्ज अदा भी कर रहा है तो उसको रॉन्ग ऑर्डर में कहेगा, क्योंकि वो कोहेरेंटली आप कह लें या कोहेरेंट वे में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे होते अपनी लैंग्वेज को। इसके अलावा स्ट्रगल विद यूजिंग वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग अदर, क्योंकि हमने पहले ही बात की इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके रिसेप्टिव लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम होगा, उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम होगा, तो उन्हें लफ्ज इस्तेमाल करने में भी मसला होगा और दूसरों को समझाने में और दूसरों को समझने में भी इशू होगा। इसके अलावा हम इसकी एज ऑफ ऑनसेट की बात करते हैं तो बर्थ से लेके 4 इयर्स तक हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी आप ये कह लें कि जितने भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स है अगर हम उनकी ओवरऑल बात करें तो वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड यानी बिफोर जो है वो 18 इयर्स आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को हम दूसरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें सेंसरी डेफिसिट यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट से हम इसको बिल्कुल सेपरेट कर रहे होते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट में तो बिल्कुल ही एक अलग डोमेन आ जाती है, लेकिन हियरिंग इम्पेयरमेंट से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अगर एक बंदे का हियरिंग लॉस है भी तो उसके साथ ये कोमॉर्बिड भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये एक अलग सी कंडीशन है। ये हियरिंग का ही आप कह लें कि डिसऑर्डर नहीं है, हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जितनी भी नॉर्मल स्पीच डिस्फ्लुएंसीज हैं हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को इससे क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी अगर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है। इसकी इटसेल्फ जो कॉजेज है वो मेडिसिन या फिर कोई ड्रग्स या फिर जो है वो कोई और साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की ये 3 डोमेन्स आ जाते हैं तो हम किसी भी डिसऑर्डर को अलग से कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज भी कर लेते हैं और उसको डायग्नोज भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ एडल्ट ऑनसेट डिस्फ्लुएंसीज जो आ जाती हैं तो वो भी बिल्कुल डिफरेंशिएट करती हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन इश्यूज से। और फिर टॉयरेटोज डिसऑर्डर, इनको हम बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको कम्युनिकेशन इश्यूज इतने स्वेयर किस्म के हैं, उसकी लाइफ कितनी बुरी तरह से अफेक्ट होगी ये हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा और वो लॉन्ग टर्म रहने वाली होंगी और साथ साथ डिप्रेशन का भी वो शिकार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है एक अपनी बात को अगर मैं कन्वे नहीं कर पा रही हूँ या मैं किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिफरेंट तरह के जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ और डिफरेंट तरह की मैं इनसिक्योरिटीज की तरफ जाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड है लर्निंग डिसेबिलिटीज। एक बंदे की रिटन एक्सप्रेशन अगर अच्छी नहीं है या एक बंदे की वर्बल पावर इतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आना स्टार्ट। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि उसके स्पीच और लैंग्वेज डिलेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी हम उनके माइलस्टोन्स का पता कर लेते हैं कि ये कौन सी एज में जाके उसने बोलना और जो है वो बोलना स्टार्ट किया। सेकेंड वे ये हो सकता है कि डिफरेंट तरह की हम उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर लें, जिसमें हम उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर लें, मेंटल एज को देख लें, फिर उसके अलावा उसकी और भी जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डीपली स्टडी कर लें। थर्ड वे है कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करें, जिसमें हम उस बंदे की लॉजिकल रीजनिंग को, उसकी एबिलिटीज को, रिएक्शन टू द सिचुएशन एंड थिंकिंग परफॉर्मेंस को चेक करें। ये इस वजह से जरूरी है क्योंकि हम प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे होते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है या फिर हमारी जो डिलीवरिंग पावर है वो कितनी। इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, तो सबसे पहले तो एसएलपी का होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साउंड डिसऑर्डर को ट्रीट करना है तो बहुत मुश्किल होगा साइकोलॉजिस्ट के लिए, बल्कि आप ये कह लें कि इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि एक जो एक्सपर्ट बनना है, जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, वो बेहतर तरीके से स्पीच साउंड के इश्यूज को डील कर सकता है। इसके साथ साथ हम डिफरेंट तरह की रेमेडियल टेक्निक्स यूज करते हैं, इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप रेमेडिएशन दोनों तरह का आप ये कह लें कि हम पैटर्न यूज कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। स्पेशल क्लासेस में हम उनको लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, हम उनको स्पीच साउंड प्रोडक्शन भी सिखा सकते हैं और फ्लुएंसी पे भी उनकी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनके स्पेशल रिसोर्सेज उनसे यूज करना है। स्पेशल रिसोर्सेज से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल हम उनको कुछ रीडिंग
के लिए प्रोवाइड कर दें, उनको स्पीच के लिए कुछ भी हम दे दें, या फिर हम कुछ भी ऐसा अफेक्टिव वे अपना सकते हैं कि जिससे हम क्या कर दें, उनकी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।